हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज़ द पार्ट 10th ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ्रांस में 1848 की रेवोल्यूशन के साथ में हंगर हार्डशिप्स भी चल रही थी। जस्ट लाइक सिलेसिया विलेज के वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अटैक किया। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो रेवोल्यूशन थी लिबरल्स ने किस तरीके से उस रेवोल्यूशन को लीड किया। सो लेट्स स्टार्ट। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848। इन रिवोल्ट्स के साथ में जो 1848 में क्रांतियाँ चल रही थीं, इन क्रांतियों के साथ में अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट, जो किसान जो अनएम्प्लॉयड था और जो स्टार्विंग था, जिसके पास भोजन की समस्या थी, एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोप की विभिन्न देशों के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्रांतियों में हिस्सा लिया। तो यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 अ रेवोल्यूशन लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वर अंडर वे। जो क्रांति एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा लीड की गई थी। ठीक है, तो ये जो 1848 की रेवोल्यूशंस थी, इसमें जो लिबरल्स थे दे वर बिलोंग्स टू एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। ठीक है, तो इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about many abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed। जो 1848 की क्रांति थी, इवेंट्स ऑफ फरवरी की जो घटनाएं थी, उन्होंने फ्रांस में मोनार्क मतलब राजशाही को ख़त्म करके और वहाँ पे एक रिपब्लिक की स्थापना की। किस चीज़ की? मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे वहाँ पे एक रिपब्लिक की स्थापना हुई। एक ऐसा रिपब्लिक जिसमें बेस्ड ऑन किस पे, ये रिपब्लिक किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सैफरेज। यूनिवर्सल मेल सैफरेज का मतलब एवरी एडल्ट पर्सन हैव द राइट टू वोट। हर एक एडल्ट पर्सन को, मेल को, राइट टू वोट इसमें प्रोक्लेम किया गया 1848 में। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, ये तो हम लोगों ने बात की कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस में 1848 में मोनार्क को हटा दिया गया। अब्डिकेशन ऑफ द मोनार्की, मतलब मोनार्की को हटा के और उसकी जगह पे एक रिपब्लिक यूनिवर्सल मेल सैफरेज की स्थापना की गई। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट। इसी के साथ यूरोप के जो दूसरे हिस्से थे जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, अभी तक नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, इन सब जगहों पे मैन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। तो जो अदर पार्ट थे यूरोप के, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, इन सारे एम्पायर में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो मिडिल क्लास के लिबरल थे उन्होंने कंबाइन होकर डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन की। तो अब इन अदर पार्ट्स के लोगों ने भी डिमांड की कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, तो दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोविंग पॉपुलेशन अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। अब ये जितने भी लिबरल्स थे इन्होंने प्रयास किया कि नेशन स्टेट बनाए जाएं और वहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, अ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब इन स्टेट्स में जो लिबरल्स थे उन्होंने डिमांड की कि नेशन स्टेट हो। कैसा? क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, और उसके प्रिंसिपल्स कौन से हो? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती? अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके आधार पर राष्ट्रों के निर्माण की डिमांड की गई। तो इन द जर्मनी रीजन लार्ज मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल। जो जर्मनी का जो क्षेत्र था जिसके ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे। जो जर्मनी में जो क्रांति हुई उसके जो मैक्सिमम मेंबर्स थे दोज वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, जस्ट लाइक बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिशियन केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो जर्मनी में ये जितने भी लेबरर्स थे मिडिल क्लास के, बिजनेसमैन, प्रोफेसर्स
और जो प्रॉस्पेरस आर्टिशियंस थे, ये सब इन लोगों ने एक साथ मिल के जो फ्रैंकफर्ट सिटी है वहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि वोट देंगे किसको, जर्मन नेशनल असेंबली को। इन लोगों ने जर्मन नेशनल असेंबली को वोट देने का डिसीज़न लिया। और ऑन 18 मई 1848 को 1831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक फेस्टिव प्रोसेसन मार्च किया। किस लिए कि पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च थी उसको ये लोग पार्लियामेंट में कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने मार्च किया। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, और इन लोगों के द्वारा जर्मनी के संविधान को ड्राफ्ट किया गया। एंड हीडेड बाय मोनार्क सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट। और इन लोगों का इसका जो इन्होंने हेड रखा वो क्या था, उनका सब्जेक्ट था कि मोनार्की से पार्लियामेंट को लाना, मतलब मोनार्की राजशाही को ख़त्म करके और उसकी जगह पे पार्लियामेंट की स्थापना करना। तो पार्लियामेंट कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट, जो सेंट पॉल नाम की चर्च थी, अभी नीचे हम लोग उसकी पिक्चर देखेंगे, वहाँ पे पार्लियामेंट बनाने का डिसीजन लिया गया। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन on those terms of Frederick Wilhelm IV, किंग ऑफ पर्सिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी के लोगों ने जो पर्शिया का किंग था जिसका नाम था फेडरिक विल्हेम IV, किंग ऑफ पर्सिया, उसे ऑफर किया, मतलब उसे भी ऑफर किया कि वो इस पार्लियामेंट को ज्वाइन करे। तो ही रिजेक्टेड, उसने क्या किया, मना कर दिया। ही रिजेक्टेड इट, उसने इसे मना कर दिया। एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उसने दूसरे राजाओं को के साथ मिलकर इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध करना चाहा। मतलब उसने मना कर दिया कि वो उस पार्लियामेंट को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि इसकी जगह पे उसने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध करना शुरू किया। वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। और जब ये अपोजिशन एरिस्टोक्रेसी का और मिलिट्री का बहुत स्ट्रांग हो गया तो जो पार्लियामेंट था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वो ख़त्म करना पड़ा। तो द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय middle class who resisted the demand of worker, artisans and subsequently lost their support। अब आपको पता है कि जो पार्लियामेंट था उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास का डोमिनेशन था। जो बनाया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उसमें मिडिल क्लास थी। तो धीरे धीरे जो मिडिल क्लास में कौन कौन थे, वर्कर्स थे। तो धीरे धीरे इन वर्कर्स की, आर्टिशियंस की डिमांड्स बढ़ने लगी, और जब डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई तो उन लोगों का जो सपोर्ट था वो मिलना कम हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। और लास्ट में क्या हुआ कि जो सैनिक टुकड़ियाँ थीं उन्होंने असेंबली को डिसबैंड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना और बाद में उसे ख़त्म किया गया। द इशूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन विद द लिबरल मूवमेंट। ये जो लिबरल मूवमेंट्स हुए थे इसमें एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने की, क्योंकि उस समय बहुत सी महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रही थीं। इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला पूरा इवेंट हुआ था इसमें महिलाओं ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, महिलाओं ने खुद के अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए। फाउंडेड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर्स की स्थापना की। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और पॉलिटिकल मीटिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशन में इन लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन इन लोगों को तब भी मना कर दिया गया। दे वर डिनाई सैफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। लेकिन जब इलेक्शन हुए असेंबली के तो उन्हें सैफरेज राइट देने से, मतलब राइट टू वोट का अधिकार देने से मना कर दिया गया। तो अब ये कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के जो खुद के मेंबर्स थे वो ही बाद में सपोर्ट नहीं कर पाए। तो एक यहाँ पे ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है आपकी द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये जो सेंट पॉल चर्च थी इसमें इसको पार्लियामेंट में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो उस समय इसका प्रिंट जो है तैयार किया गया, जो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग आ जाते, तो अब आपने देखा कि कैसे लिबरल्स के द्वारा पहले क्रांति की गई, उसमें इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये पार्लियामेंट ख़त्म हो गया। तो व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वर्टेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर एंड स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। आप देख सकते हैं कि जिस समय फ्रैंकफर्ट को पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है, उस समय सेंट चर्च पॉल में महिलाओं को सिर्फ उसमें पीछे खड़े होके देखने का मतलब मौका मिला उन्हें। इसमें आप ये पिक्चर जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर वुमेन्स। इन्हें सिर्फ यहाँ पीछे खड़े होके सारा कुछ देखने की परमिशन मिली है, बाकी पार्लियामेंट में कोई अधिकार इन्हें नहीं दिया गया है। तो दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सुपरसेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। यद्यपि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, जो मोनार्की थी, जो पुराने जो फोर्सेस थी, वो इस योग्य थी कि वो इन लिबरल मूवमेंट्स को सुपरसेस कर लें, जीत लें, बट दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते थे। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। अब राजाओं को ये विश्वास हो गया था कि ये जो क्रांतियां हो रही हैं ये इतनी आसानी से नहीं बंद होंगी। मतलब ये मोनार्क्स जो थे, अब वो उनको ये रियलाइज होने लगा था, अब समझ में आने लगा था कि जो साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन है, जो ये बार बार रेवोल्यूशंस हो रही हैं, इनको सिर्फ तभी रिप्रेस किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, जब हम लोग लिबरल नेशनलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज हैं, मतलब जो लोग क्रांति कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ कंसेशन दे दें। अब यहाँ पे उन लोग के दिमाग में आ गया कि अगर हम उनको कुछ लालच दे देंगे नेशनलिस्ट को, रेवोल्यूशनरीज को, तो शायद वो लोग इन राजाओं का विरोध करना छोड़ दें। फिर हेंस द ईयर्स ऑफ 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes। और इसलिए 1848 के बाद से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंटर एंड ईस्टर्न यूरोप में, इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए, जो पहले ही वेस्टर्न यूरोप में 1815 के बाद जो चेंजेस लाए जा चुके थे, अब यहाँ पे भी वो चेंजेस स्टार्ट हो गए। द सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर वर अबोलिस्ड। और जिसकी वजह से आपको पता है कि लेबर्स जो है वो मोनार्की का सपोर्ट नहीं करते थे, तो अब राजाओं को लगा कि अगर वो लेबर्स के लिए काम करेंगे और कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो राजाओं का विरोध नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो मोनार्की थी उसने क्या किया, सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर, इनको अबोलिस्ट किया, इन्हें ख़त्म किया, बोथ इन द हब्सबर्ग डोमिनेशन। हब्सबर्ग एम्पायर जहाँ कहीं पे भी था, देखिए हब्सबर्ग एम्पायर एक साम्राज्य था बहुत बड़ा, तो हब्सबर्ग डोमिनेशन के जितने भी जगह थे यूरोप में और रशिया में, इन दोनों ही जगह पे सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर को ख़त्म किया गया। द हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर autonomy to the Hungarians in 1867। और जो हब्सबर्ग रूलर्स थे उन्होंने हंगेरियंस को 1867 में और ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी स्टार्ट कर दी। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया और फ्रांस में किस तरीके से 1848 में मोनार्की को अब्डिकेट करके वहाँ पे रिपब्लिक की स्थापना की गई और सैफरेज मतलब मेल सैफरेज, एवरी एडल्ट मेल को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। और जर्मनी में आपने देखा कि कैसे लिबरल्स ने 18 मई 1848 को इलेक्टेड एक अपनी असेंबली बनाई और जिसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना की गई और बाद में वो कैसे अबोलिश हुआ ये भी हम लोगों ने देखा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ड पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी ऑफ द जेंडर। फेमिनिस्ट का मतलब वो विचारधारा जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाता है, चाहे हम सोशली देखें, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, मतलब बिल्कुल समान अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं मेल के, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म फेमिनिस्ट, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से जो लिबरल्स थे उन्होंने 1848 की जो रिवॉल्यूशन हुई, आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम
हम लोग डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम लोग इटली में गैसिपी मैजिनी का फिर से थोड़ा सा रोल देखेंगे और जर्मनी के बारे में। अभी आपने देखा कि जर्मनी में फिर से पार्लियामेंट को ख़त्म करके मोनार्क आ गया था, तो अब इसके बाद देखेंगे कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।